हेलो। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही होगी आप सबको। और आज का जो कार्यक्रम है वो राजेश जोशी, जो हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके 75 वर्ष के होने के उपरांत जन सुलभ पुस्तकालय ने ये अवसर मुहैया कराया है कि मैं राजेश जोशी के बारे में कुछ बात कर सकूं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले मैं जन सुलभ मंच का जन सुलभ पुस्तकालय मंच का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। दूसरा, मेरे मित्र अर्पण कुमार, जो मुझे पहले से ही जानते रहे हैं, और तो जन सुलभ मंच की तरफ से उन्होंने आग्रह किया कि आप राजेश जोशी पर अपनी बात रखें। और बात का जो क्रम है वो कुछ यूँ है कि उन्होंने कहा कि आप कुछ राजेश जोशी की कविताओं की आलोचना के संदर्भ में बात करेंगे, और कुछ संस्मरण के संदर्भ में बात करेंगे, और कुछ उनकी जो आपको पसंद कविताएं हैं वो सामने आप रखेंगे। तो इस अवसर पर सबसे पहले मैं राजेश जोशी, जो हमारे समय के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके हीरक जयंती के अवसर पर मैं उन्हें खूब बधाई देता हूं और खूब शुभकामनाएं देता हूं। एक कविता है उनकी, कवि का काम। उस पाठ के साथ ही मैं अपनी बात शुरू करूंगा। कवि का काम, ये जो कविता है, ये उनके जो संग्रह है उनका, नेपथ्य में हंसी, उस संग्रह में ये कविता है। और उस कविता से मैं अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूँ। माफ करें, वो कविता है, इसमें चाँद की वर्तनी है। चाँद की वर्तनी में ये कविता है, और उसमें ये आता है कि कवि का काम क्या क्या है। तो चाँद की वर्तनी संग्रह से ये कविता। तो इसके बजाय कि मैं शुरू करूं चाँद की वर्तनी से, मुझे लगता है कि मैं नेपथ्य में हंसी की एक कविता लेता हूं पहले। और वो कविता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपथ्य की हंसी वो संग्रह है जहां से राजेश जोशी को एक बड़ी उड़ान मिली। और ये पहली ही कविता इसकी जन्म है, और बहुत महत्वपूर्ण कविता है। बाद में मैंने जैसे कहा कि कवि का काम मैं कविता सामने रखूंगा। ऊंट की पीठ पर खटिया बांध कर चल देंगे अभी बंजारे, दूर तक उनके साथ साथ जाएगी मेरी बेचैन आत्मा। धूप के साथ सरकती किसी पेड़ की छांव में डाल देंगे वे अपना डेरा, और पकाएंगे बाटियां और दाल। छाह के साथ सरकते रहेंगे वे दिन भर, घड़ी की सुइयों के साथ जैसे सरकता रहता है समय। कितनी अनमोल, कितनी अद्वितीय होती हैं वे साधारण चीजें, जिनके सहारे चलता है यह महाजीवन। वह छोटी सी काली हटिया जिसमें पकाई जाती है दाल, और रख ली जाती है जीवन की छोटी छोटी खुशियां। पुराने अखबार का वो कोई छोटा सा टुकड़ा, जिसमें बांध कर रखा जाता है नमक। इतने सहेज कर रखती है वह बंजारन औरत नमक को, कागज में बांध लिया हो जैसे उसने अपना पूरा अरब सागर। बंजारों ने अभी डेरा डाला है मेरे घर के ऐन सामने, किसी फल की फांक की तरह आसमान पर लटका है। कार्तिक की सप्तमी का चांद सड़क के किनारे पान की गुमटियों के पीछे एक छोटे से टाट की आड़ और लालटेन की मध्यम रोशनी में बंजारन बहू ने जन्म दिया है अभी अभी एक बच्चे को। मित्रों, ये कविता राजेश जोशी की जो नेपथ्य में हंसी है उसकी पहली ही कविता है। और आप देखेंगे कि ये जो बंजारन है, और ये जो बंजारन एक केवल ट्राइबल जात नहीं है। ये जो मनुष्य की या एक ह्यूमन जो नेचर है, और एक पोएट का खास करके वो एक जो आवारगी है उसकी, एक जो एक बंजारापन है, एक कवि के लिए बहुत जरूरी है कि उसके भीतर एक ऐसा भाव हो जो बहुत ज्यादा अनुशासन में बंधा न रहे। और बंजारापन का मतलब है एक प्रकार से आपकी उन्मुक्त चेतना। कविता के लिए ये उन्मुक्त चेतना बहुत जरूरी है, और वहां से ये बात मैं अपनी शुरू कर रहा हूं। राजेश जोशी इसलिए भी हमारे समय के बहुत जरूरी कवि हैं, क्योंकि राजेश जोशी ने कविता, समकालीन हिंदी कविता का एक मुहावरा बदला। और उनके आगमन के साथ साथ जो उनसे पूर्व कविता थी, उस पूर्व कविता के आतंक और दबाव को राजेश जोशी और उनकी पीढ़ी ने कम किया।
और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राजेश जोशी जब आते हैं तो अपने से पूर्ववर्ती कविता के संबंध को बदल करके रख देते हैं, और उस कविता से ये जो बदलाव है, उस बदलाव को आने, उदाहरण के तौर पर अगर आप 80 के आसपास से देखें तो उसके बाद से जो कविता का बदलाव है वो वही नहीं रह गया है, कविता की वही समझ हमारी नहीं रह गई है जो 80-90 के आसपास थी या उसके पूर्व थी। उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है। तो राजेश जोशी और उनकी पीढ़ी का एक यह बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग भी अब जो 90 के बाद के लोग आए जिन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, और लगभग 48, 50, 52 के लपेटे में हैं सभी लोग, तो वो ये पूरी पीढ़ी जो है अपने से सीनियर पीढ़ी, ये जो 8वें दशक की कविता से जुड़े हुए जितने लोग हैं, राजेश जोशी, अरुण कमल, मंगलेश डबराल, आलोक धनवा, बीरेन डंगवाल, ये सारे जो कवि हैं, इन सभी कवियों को हमारी पीढ़ी ने कह लीजिए कि पढ़ करके वो बड़ी हुई। और इस पीढ़ी ने जिसको कहते हैं ना कि एक जो तुरंत पहले की जो बड़ी कविता है और जिसका प्रभाव है वो इसी पीढ़ी का है, राजेश जोशी की पीढ़ी का है। उसके ऊपर तो फिर केदारनाथ सिंह और या उसके आसपास और थोड़ा सा सीनियर पोएट त्रिलोचन जी वगैरह आ जाते हैं। तो कई बार हम लोगों को उस समय लगता था कि ये जो बीच की पीढ़ी है उसकी वो कविता हमारे सामने ठीक थी, तो वो उसको हम कैसे देखें और किस रूप में ग्रहण करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस पीढ़ी ने जब भी अपनी आंखें खोली तो इस पीढ़ी ने, यानी कि हमारी पीढ़ी ने जब अपनी आंखें खोली कविता में, ककहरा सीखने की जो शुरुआत हुई उसमें राजेश जोशी की जो कविता है और 88-89 की कविता, 88 में छपी थी मारे जाएंगे कविता, और उस कविता के लिखे जाने के साथ वो जो प्रकाशित होकर के आई, तो 18-19 साल यानी कि हम लोग इंटरमीडिएट पास करके 88 में दाखिला लिए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद से मुझे याद पड़ता है 89 के आसपास की बात है जब वो पोस्टर उसका पहली बार आया। तो वो पोस्टर जगह जगह मिला हम लोगों को, और सब ने उस कविता के अपने कमरों में उसके पोस्टर लगाए। तो देखा यह गया कि अब ये जो 88-89 का जो समय है, मोटे तौर पर अगर आप देखें कि भारतीय राजनीति में एक करवट उस समय आ रहा है और ये कविता उससे जुड़ती है। एक हद तक कह लीजिए कि दो बड़े आंदोलन उस समय चल रहे हैं, एक तो आरक्षण से संबंधित आंदोलन था और दूसरा एक जिसको कहते हैं ना मंडल कमंडल का आंदोलन। तो कमंडल यानी कि एक जो एक ऐसा आंदोलन जो देश को एक ऐसे दिशा की तरफ ले गया जहां धर्म और सांप्रदायिकता कह लीजिए कि काफी हद तक मनुष्य की नीयत को निर्धारित करने वाली शक्ति बन गई। तो ये जो कविता थी मारे जाएंगे, ये कविता लगभग इस पूरे दौर को बहुत सटीक तरीके से एड्रेस करती है, और जिस तरह से ये इतनी कम्युनिकेट करती है, जिस तरह से ये अपनी बात सामने रखती है, यानी कि हम लोग बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि बहुत कम उम्र में थे, 19 साल के आसपास, और इस कविता को पढ़ने के साथ ये लगता था कि जैसे अलग से इस कविता की कोई व्याख्या नहीं, सीधा अभी अरुण कमल जी एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि कविता एक प्रकार से सपाट बयानी है। तो सपाट बयानी का मतलब एक हद तक एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो आप तक संप्रेषित हो जाए। तो ये जिस तरह से मैंने कहा कि एक इंटेंसिव कविता है ये, वो केवल सपाट बयानी उसमें नहीं है, बल्कि मैंने अपनी बात में ये कहूंगा कि वो बहुत डेंस कविता है। संप्रेषण की त्वरणशीलता के साथ साथ कविता का बहुत गहरा घनत्व है वो। और कविता अगर ध्यान में हो कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, यहां से कविता शुरू हो रही है। जो इस पागलपन में, तो ये जो है वो एक प्रकार से राजेश जोशी का जो एड्रेस है वो इस जो के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो क्या है, इस देश में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग जिनके सामने ये बड़ा संकट खड़ा हुआ है, तो उनको संबोधित कविता है ये।
तो जो एक सार्वनामिक अव्यय से कविता शुरू हो रही है और कुछ क्रियापदों, बहुत ज्यादा क्रियापद नहीं है इसमें, मारे जाएंगे कि आवृत्ति बहुत मतलब 4 या 5 बार है, 5 बार है, और 12 या 13 क्रियापद हैं, इन पर पूरी कविता टिकी हुई है। और तब से लेकर के आज तक ये एक ऐसी कविता है जिसको आप कह सकते हैं कि वो हमारी प्रतिरोध की सामूहिक चेतना का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। वो एक ऐसा हिस्सा जब भी कहीं से भी एक आवाज भीतर से व्यवस्था के बरक्स या व्यवस्था के खिलाफ, तंत्र के खिलाफ, हमारे इर्द गिर्द जो चीजें आई हैं उनके खिलाफ एक आवाज जब भी हम सुनने की कोशिश करते हैं तो ये कविता हमको याद आती है। तो 89 में मैंने कहा कि ये कविता हम लोगों को ध्यान में आई, और ये एक हद तक कह लीजिए कि मेरे लिए, चूंकि बात मुझे करनी है तो मैं अपने से संबंधित ही संस्मरण आपको बता सकता हूं। तो मेरे लिए ये हुआ कि राजेश जोशी की पहली ही कविता मारे जाएंगे, इसके पहले मैं और कोई कविता राजेश जोशी की नहीं पढ़ा था, और 8वें दशक के किसी कवि को नहीं पढ़ा था। तो 8वें दशक के ये पहले कवि हैं राजेश जोशी, जिनकी उस कविता के साथ मेरा संबंध बना, और ये संबंध धीरे 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 करके जब मैं इस लायक हुआ कि मैं 8वें दशक की कविता के फॉर्मेट को और उसके शिल्प को, उसके ढांचे को, और उसमें जो बातें कही गई हैं उसके स्वरूप को समझने लायक बन सका, तब तक मैं और आज तक कह लीजिए कि राजेश जोशी से वो रिश्ता हमारा, उनकी कविता से हमारा ये रिश्ता गहरा तो होता चला गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 88-89 में हर उस दौर में लिखने पढ़ने वाले या जो शुरुआत कर रहे थे उनको, उनकी मानसिक चेतना में ये कविता बहुत बड़ा काम कर रही थी। और इसने एक प्रकार से कह लीजिए कि एक ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, और ये ट्रेनिंग जो है किस तरह की, कि कविता लिखी कैसे जाए, कविता में बातें क्या आएंगी, आगे आने वाली दिशा में कविता में जो ये प्रतिरोध की चेतना आई, और उस पीढ़ी में खास करके राजेश जी अकेले ऐसे कवि हैं जो लगातार शुरुआत से ही, आप याद करिए समर गाथा से लेकर के अभी तक जो संग्रह जीत आया है, 40-50 वर्षों तक एक आदमी अडिग होकर के अपने उस भूमि को, जहां पर वो एक पूरे सिस्टम के खिलाफ, एक व्यवस्था के खिलाफ कहीं लगातार लिख रहा है, उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन सिर्फ प्रतिरोध की चेतना ही राजेश जोशी के यहां नहीं है, ये भी जानने की जरूरत है। तो अभी मैं देख रहा हूं कि हाँ, विशाल कुमार और बसंत सकरगाय जी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, और राजेश जोशी के तो बहुत ही निकट हैं। तो उनके साथ वो जानते हैं कि किस तरह से राजेश जोशी के साथ कई अवसरों पर हमारी घंटों बातचीत हुई है। राजेश जोशी से निकटता का एक और बड़ा कारण ये है कि जब मैं एमफिल में आया तो मैं त्रिलोचन जी पे काम कर रहा था। त्रिलोचन की धरती नाम से एक काम मेरा एमफिल का काम था। तो त्रिलोचन की कविता से जब मैं जुड़ रहा था तो उस समय जब जिस पर त्रिलोचन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उस किताब का नाम है ताप के ताए हुए दिन। तो उस किताब के बारे में मुझे पता चला कि ये किताब जो है राजेश जोशी ने तैयार की है, और तो राजेश जोशी के प्रति मेरे मन में एक और बड़ा सम्मान जो है आया कि एक ऐसा कवि जो अपने पूर्व कवि के संग्रह को तैयार करता हो, और त्रिलोचन के संग्रह को तैयार करना तो बहुत ही कठिन काम है। जो लोग त्रिलोचन जी के बारे में जानते हैं वो ये जान सकते हैं त्रिलोचन का कोई भी सामान कहीं व्यवस्थित रह ही नहीं सकता। उनकी जिंदगी इतनी अव्यवस्थित थी कि आप सोच नहीं सकते कि उनके पास उनका खुद का लिखा हुआ कहीं बड़ा मुश्किल था मिलना। तो राजेश जी के सामने ये बहुत संकट था कि जब वो संग्रह तैयार कर रहे थे ताप के ताए हुए दिन, तो जगह जगह से उनकी कविताएं इकट्ठा करना और उस कविताओं को इकट्ठा करके फिर उनको पत्रिकाओं से इकट्ठा करना, फिर त्रिलोचन जी से मिलना और फिर ये कहना कि ये कविताएं तैयार हो गई हैं, कुछ आप वाक्य लिख दें। त्रिलोचन जी ने उसकी भूमिका में इस बात को कहा है कि
ये कविताएं राजेश जोशी ने संकलित की हैं, इसका श्रेय उन्हें ही है। तो इस तरह से ताप के ताए हुए त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन संग्रह जो है त्रिलोचन जी का वो पब्लिश हुआ, और वो संग्रह इतना महत्वपूर्ण बना कि और त्रिलोचन जी का वो बहुत ही अच्छा संग्रह है, तो उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो त्रिलोचन जी से जो व्यक्ति जुड़ेगा, त्रिलोचन जी से जुड़ना, त्रिलोचन जी से वही जुड़ाव अपना रख सकता है, वही जुड़ सकता है जिसमें वाकई कुछ बड़ा करने की बेचैनी हो। मैं ये कहना इसलिए चाहता हूं क्योंकि त्रिलोचन या नागार्जुन या उस पीढ़ी में और भी कुछ कवि ऐसे थे जिनके साथ अगर आप उठते बैठते हैं तो आप विशुद्ध रूप से सीखने के लिए उठते बैठते हैं, आप विशुद्ध रूप से कुछ जानने के लिए उठते बैठते हैं। क्योंकि ये कवि ऐसे थे कि जो भौतिक और व्यवहारिक जीवन में आपको कुछ नहीं दिला सकते थे, लेकिन आप अगर भीतर से कवि हैं, आप भीतर से आपकी इच्छा है सीखने की, तो ये आपके लिए एक प्रकार से पाठशाला की तरह थे। कविता की पाठशाला के ये बड़े गुरु थे। और ये दिलचस्प है कि राजेश जोशी को अपने जीवन, क्योंकि 74-75 के आसपास त्रिलोचन जी भोपाल जाते हैं और उस समय से राजेश जोशी का जुड़ाव बनता है। एक बार एक दिलचस्प किस्सा है और जिसके बारे में मैंने चर्चा भी एक आध जगह की है कि एक बातचीत के क्रम में मैंने त्रिलोचन जी से आग्रह किया कि ये जो राजेश जोशी हैं जिन्होंने आपका कविता संग्रह तैयार किया, आपसे पहली मुलाकात कैसे हुई और क्या हुई और किस तरह से बातचीत हुई? तो उन्होंने कहा कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई 75 में शायद वो भोपाल आ गए थे और वहां पर काम कर रहे थे, तो राजेश जोशी पहली बार वहीं पर शायद उनसे मुलाकात हुई। राम प्रकाश त्रिपाठी जी भी साथ में थे। तो राजेश जी ने ये पूछा कि आप त्रिलोचन जी हैं तो आप क्या बेल बेचा करते थे? तो त्रिलोचन जी को ये लगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं। बेल हमारे यहाँ जो अवध का इलाका है उसमें बेल एक फल है, और भोपाल या इर्द गिर्द जो मालवा से लेकर के भोपाल और उधर का इलाका है वहां पर अय की मात्रा का उच्चारण नहीं होता। जैसे मान लीजिए बैल कहना हो तो प्रायः जो है वो बेल निकलेगा। तो राजेश जोशी ये जानना चाह रहे थे क्या आप बैल बेचा करते थे? लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो अय का जो उच्चारण है वो ह्रस्व होता है वहां, तो उन्होंने कहा कि क्या आप बेल बेचा करते थे? तो त्रिलोचन जी ने कहा जो मुझसे कि मैंने कहा कि भाई मैं तो बेल ही नहीं, मैं तो और भी फल बेचा करता था। तो राजेश जी चुप लगा गए और बातचीत आई गई हो गई। लेकिन त्रिलोचन जी ने कहा कि मैं ये नहीं समझ पाया कि राजेश ने या उस व्यक्ति ने मुझसे क्यों ये पूछा कि मैं बेल बेचा करता था। तो धीरे धीरे मुझे ये याद आया कि ये भोपाल में अय की मात्रा का उच्चारण नहीं है, तो यानी कि बैल में बेचा करता था। और बैल जो है वो एक किताब है निराला की जिसमें बिल्लेश्वर बकरिया है। तो बिल्लेश्वर बकरिया में एक त्रिलोचन नाम का चरित्र है, कैरेक्टर है, और वो बैल का कारोबार करता है। कई बार वो चुराता है और दूसरी जगह जाकर के बेच देता है। तो त्रिलोचन नाम जो है उस उपन्यास में है, बिल्लेश्वर बकरिया में। तो ये लगा कि बिल्लेश्वर बकरिया के जो त्रिलोचन हैं वो यही त्रिलोचन है। त्रिलोचन वैसे भी किंवदंती पुरुष हैं और उनके बारे में इतनी कहानियां, और उन कहानियों में बहुत सारी कहानियां ऐसी जो बहुत ज्यादा कह लीजिए कि सच्चाई है, केवल गप ही नहीं है उनके साथ, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही भयानक है, बहुत ही भीषण और है। तो त्रिलोचन जी ने कहा कि मुझे अच्छा ये लगा कि राजेश ने या उस लड़के ने बिल्लेश्वर बकरिया निराला को पढ़ रखा है। त्रिलोचन जी का नजरिया राजेश जोशी के प्रति बदलता है कि उसने निराला को पढ़ रखा है। राजेश जोशी अपनी पीढ़ी में ऐसे कवि हैं जिन्होंने निराला पर केंद्रित बातें बहुत की हैं। यहां से वहां तक आपको जब आप पढ़ेंगे उनके गद्य को भी आप पढ़ें, निराला पर उनके बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेख है। और मैं
कई बार वो लेख जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि निराला को देखने की पूरी एक दृष्टि जो है वो राजेश के उस लेख में है। ऐसे ही एक जगह निराला और टैगोर के बारे में तुलना करते हुए वो कहते हैं कि टैगोर ने जो एक मेटाफर विकसित किया उसको इतना एग्जॉस्ट कर लिया अपनी रचना के माध्यम से, बाद के आने वाले लोगों के लिए उस मार्ग पर वो चल ही नहीं सकते थे। जबकि निराला ये काम नहीं करते। निराला जो फ्रेमवर्क बनाते हैं या जो मेटाफर तैयार करते हैं, जिस तरह का एक शिल्प, उस पर वो खुद चलते हैं और आने वाले लोगों को भी चलने की प्रेरणा देते हैं। ये बुनियादी बात जो है उन्होंने रेखांकित की है टैगोर और निराला के बारे में बातचीत करते हुए, के बारे में बताते हुए। और एक कवि की नोटबुक में ये वाक्य हैं। तो ये हैं राजेश जोशी। एक बातचीत में मैं उनसे अभी पिछले दिनों ही भोपाल में था, तो एक लंबी बातचीत मैं कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी जिज्ञासाएं उनके सामने रखी हैं कि शुरुआत में आपकी क्या इच्छा थी, आप क्या बनना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था और बायोलॉजी उनका विषय था। एमएससी बीएससी वो पास आउट थे, बाद में संभवतः उन्होंने एमएससी की। तो एक साइंस स्ट्रीम का जो व्यक्ति है, और खास करके मैंने कहा कि बायोलॉजी जूलॉजी का जो व्यक्ति है, और उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था और वो नहीं बन सका, और धीरे धीरे घर की तमाम सारी जो परंपराएं थी, अगर आप किस्सा कोताह पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि किस तरह से एक लड़का, एक बच्चा अपने घर में वो अपनी परंपरा से वो विद्रोह करता है, बाहर जाता है, घर छोड़ करके चला जाता है। कई बार वो पिता से पिटता है, पिटते पिटते रह भी जाता है। तो ये जो पूरा, और ये जो शुरुआती दौर है उनका, जो 15, 16, 17, 18 साल के आसपास का समय है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो उस के लिए बना ही नहीं था। वो एक जो डॉक्टर बनने में एक जो अनुशासन की जरूरत है, जो एक काम सुबह से लेकर के शाम तक, एक या पूरे जीवन का, जो राजेश तो अपने जीवन में, या कोई भी मैं ये कहूंगा कोई भी जो अपनी फील्ड में बड़ा है, उसने कम से कम परंपरागत अनुशासन को तो नहीं माना है। उसने अपने लिए खुद एक अनुशासन पैदा किया, वो अलग मुद्दा है, लेकिन घर परिवार और सामाजिक जीवन के जो अनुशासन है उनको वो तोड़ता है। मुझे अच्छा लग रहा है इस अवसर पर, 75 वर्ष के इस अवसर पर, आज ही अभी कुछ देर पहले एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें राजेश जी ने बताया कि उनका संग्रह आ रहा है और उसका नाम है उल्लंघन। तो उल्लंघन क्या है? उल्लंघन किस चीज का? यानी कि आपको हर तरह से जब विभिन्न नियम कानून परंपराओं, और नियम कानून परंपराएं हमेशा अच्छी ही नहीं है, वो आपको जकड़ने की एक कोशिश है, उसके खिलाफ आपकी जो प्रतिरोधी चेतना है वो नहीं मानती, वो बाहर आती है। तो राजेश जी का ये जो संग्रह है आज के समय में, उल्लंघन, वो बहुत महत्वपूर्ण संग्रह साबित होगा। वो राजकमल से आना है उसको। तो ये राजेश शुरू से ही अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। इसके अलावा एक बात और, मुझे एक राजेश की बहुत महत्वपूर्ण कविता है परछाई, और वो परछाई कविता मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि उसमें एक दृश्य है कि किस तरह से किसी की हत्या हो रही है, तो दीवार पर एक परछाई बनती जाती, कैसे वो जो किलर है, कैसे वो जो मारने वाला है वो घुसा है, उसके हाथ में चाकू है, और वो हर चीज एक एक करके कविता बढ़ती है, जैसे स्टिल फोटोग्राफी की तरह, एक गस्सील स्टिल फोटोग्राफी की तरह एक एक इमेज सामने आते हैं। और अंत में वो जब मारने की कोशिश करता है तब तक का एक बिंब सामने आता है, लेकिन उसके बाद से अंत में जब वो व्यक्ति मारा जाता होगा तो एक चीख निकलती है, और राजेश जोशी कहते हैं कि चीख की कोई परछाई नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी कि वो परछाई जो एक सबूत का काम कर सकती है,
अब वो चीख जो है उसकी कोई परछाई नहीं है, उसका कोई अक्स नहीं है। और ये चीख कितनी चीखें हैं, पिछले बहुत सारे वर्षों में ये चीखें हमको अलग अलग तरीके से सुनाई दी, इतिहास में अलग अलग तरीके से सुनाई देती हैं। तो मुझे याद पड़ता है कि आज के करीब 4-5 साल पहले की बात है, और हम लोग एक कार्यक्रम हुआ और राजेश जी के साथ शाम हुई और सब लोग बैठे, सारे मित्र बैठे, बसंत भी थे उसमें, हमारे शहर के बहुत महत्वपूर्ण कथाकार अखिलेश जी उसमें थे। तो संजय मिश्र हम सब लोगों के मित्र हैं, और वो दरअसल उन्होंने एक सम्मान शुरू किया था अपनी दादी के नाम पर, मीरा स्मृति सम्मान। तो उसमें राजेश जी आए हुए थे, और उस कार्यक्रम के बाद शाम को जो बैठक हुई उसमें बातचीत चल रही थी। तो धीरे धीरे सब लोग सेटल डाउन हुए, तो हमारी उनकी व्यक्तिगत बातचीत और एक चर्चा परिचर्चा होने लगी। उस दिन मुझे ये कविता, ये जो लाइन थी कि चीख की कोई परछाई नहीं होती, ये मुझे हांट कर रही थी, तो मैंने इस बारे में चर्चा की। तो वो निकल पड़ी एक दूसरी दिशा में, और वो दिशा में निकल पड़ी 20वीं शताब्दी में, जो बहुत, क्योंकि राजेश जी ने तो हिटलर की चित्रकला से लेकर के बहुत सारे ऐसे टॉमस मूर पर कविताएं लिखी हैं, और हर कविता एक प्रकार से एक ऐसी चीख के खिलाफ, मनुष्य के पक्ष में, उस चीख के खिलाफ, उस चीख के विरुद्ध आप कह लीजिए कि मनुष्य के पक्ष में उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। तो बातचीत के क्रम में शुरू हुआ और माइकोवस्की पर बात आई, और राजेश जी के बहुत प्रिय कवि हैं माइकोवस्की। मुझे लगता है कि भर्तृहर और माइकोवस्की दोनों ही समान रूप से उन्हें प्रिय हैं। तो माइकोवस्की के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण कवि था और एक फ्यूचरिस्टिक पोएट था वो, और उसने रूस में जो 1905, 7, 8 के आसपास से लेकर के 25-30 तक, उसने उस पूरे दौर को अपनी कविता में, उस पूरे दौर के संघर्ष को अपनी कविता में उस सामने ले आया। उसी बीच में सेर्गेई एशनिन की मौत हुई, तो उस पर उसने बहुत खूबसूरत कविता लिखी एशनिन के लिए। और वो जब कविता लिखी माइकोवस्की ने, तो माइकोवस्की को भी ये पता नहीं था कि आने वाले समय में वो खुद भी एक आत्महत्या करेगा, और 1930 में माइकोवस्की ने आत्महत्या कर ली, बहुत कम उम्र में, मेरा ख्याल है 35-36 साल में माइकोवस्की ने आत्महत्या कर ली। तो माइकोवस्की का एक जो पतलून पहना बादल, ये बहुत अच्छा कह लीजिए कि संग्रह है, और ये इसी नाम से अनुवाद किया है राजेश जोशी ने माइकोवस्की के कविताओं का, और उसका नाम दिया। तो पतलून पहना बादल एक महत्वपूर्ण कविता है, और वो कविता बनती कैसे है? तो ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है, ये जो रचना प्रक्रिया है एक कवि के दौर में, आप देखें, और ये बात कभी अरुण कमल ने भी एक रचना प्रक्रिया पर बातचीत करते समय कही कि किस तरह से गिन्सबर्ग की जो कदिश कविता है वो कितने समय बाद बनी। तो इसमें जो माइकोवस्की वो बताता है कि एक बार वो ट्रेन में यात्रा कर रहा है, और सामने बैठी हुई कोई एक लड़की है, और वो पूछती है, तो इसके बारे में परिचय, जान पहचान करने की कोशिश करती है। तो वो अपना नाम नहीं बताता माइकोवस्की, और कहता है कि मैं तो पतलून पहना बादल हूं। अब उसके मुंह से निकला हुआ ये जो शब्द है, पूरी यात्रा में और बाद के बहुत सारे समय को वो उसकी चेतना का वो हिस्सा बन गया। तो मैंने बोला क्या अभी कि मैं पतलून पहना बादल हूं। तो ये जो पतलून पहना बादल है, ये एक प्रकार से उस कविता का शीर्षक बना, वो कविता बनी, और लंबे समय के बाद उसने उसको नोट डाउन किया, और बाद में इस पर कविता डेवलप हुई। तो कविता ऐसे ही है, क्रिएटिव प्रोसेस ऐसे ही है। आज मैं बड़ी एक खूबसूरत टिप्पणी जनसंदेश ने छापा है, और राजेश जी ने उसमें ये टिप्पणी की है कि जो ये कविता है वो क्या है, वो एम्प्लॉयर है, और जो कवि है वो क्या है,
वो एम्प्लॉई है। यानी कि कविता ही कवि को नियुक्त करती है। और ये हर महत्वपूर्ण के साथ ये होता है कि आप कविता अगर लिख रहे हैं तो नई कविता कैसे बनेगी। आप एक वर्कर की तरह, एक काम करने वाले की तरह आप कविता लिख रहे हैं, तो आप एक नियुक्त हैं उस काम के लिए। तो ये जो सारी बातें हैं, ये राजेश जी को पढ़ते समय मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि आपको 8वें दशक के कवियों को अगर पढ़ना है तो राजेश जी को पढ़ते समय आपको इस तरह की बहुत सारी क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में, जीवन के बारे में, और राजेश जी तो हमेशा रूपकों में बात करते हैं। मुझे लगता है कि अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए, कहने के लिए जितना रूपकों का सहारा और बहुत खूबसूरत तरीके से वो अभिव्यक्ति होती है, वो राजेश जी के यहाँ, वो किसी और के यहाँ नहीं। अभी संयोग बस कह लीजिए कि मैंने एक किताब राजेश जी पे तैयार की है और वो राजकमल को गई है, कुछ दिन में आएगी वो। तो अब उसमें भूमिका लिखनी थी, और कई हम सब जानते हैं कि जो किताब लिखी जाती है, भूमिका का काम क्या, वो सबसे अंत में आती है। तो भूमिका सबसे अंत में आती है। राजेश जी कहते हैं भूमिका लिखना लगभग वैसे ही काम है जैसे कोई क्लास में सबसे देर में बच्चा आए और आकर के सबसे पहली वाली बेंच पे बैठ जाए, सबसे सामने वाली बेंच पे बैठ जाए। तो भूमिका लिखना लगभग ऐसे ही है। जब सारी किताब समाप्त होती है, खत्म होती है, तो आप उसकी एक छोटी सी भूमिका या भूमिका लिखते हैं। तो लगभग वैसे ही जैसे जो एक सबसे लेट कमर है और वो आकर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाए और अपना हक जताने लगे, तो ऐसे ही भूमिका है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से रूपों का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये और इसी तरह से मैंने कहा कि बहुत सारी जगह, अभी मैं देख रहा था कि वो नारायण सुर्वे के हवाले से एक उन्होंने कहा कि कविता क्या है। उन्होंने कहा कि कंधे पर बैठी हुई एक चिड़िया के समान है वो, कि जब भी आसपास कोई खतरा देखती है वैसे ही वो चिल्लाने लगती है, लेकिन उस आवाज को वही कवि सुन सकता है जिसके कान चौकन्ने हो। तो हम सब जानते हैं कि राजेश जोशी के कान के चौकन्ने तो है ही हैं, साथ साथ उनकी दृष्टि। अपनी एक कविता में वो कहते हैं कि मेरे मंसूबे उकाब की तरह उड़ान भरते हैं। तो उकाब की जो दृष्टि है वो उनके यहाँ मौजूद है, यानी कि एक बड़ी गहरी दृष्टि, दूर तक जाती हुई दृष्टि, दूर तक देखती हुई दृष्टि, वो उनके पास है। तो ये है राजेश जोशी। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ मित्र और जुड़े हैं, कौशल जी हैं और बसंत जी लगातार हैं, बने हुए हैं, और भी कुछ मित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम सब चूंकि राजेश जोशी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं, अब थोड़ा सा उनकी और कविताओं के बारे में बातचीत की जाए कि राजेश जोशी की कविता ने क्या एक प्रकार से कह लीजिए क्या रोल किया है 8वें दशक की कविता के साथ। 8वां दशक की कविता जब आई तो आप सब जानते हैं कि 8वें दशक के पहले जो अकविता आंदोलन था, और उस कविता आंदोलन के साथ साथ जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट से जुड़े हुए जो कवि थे वो सब थे। और इन दोनों ही तरह की कविताओं में एक तरफ जहां पर बहुत ही राजनीतिक चेतना बहुत संपन्न थी और लगभग वेणुगोपाल वगैरह के यहाँ की चर्चा मैं करना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ जहां पर अकविता का जो दौर था उसमें राजकमल चौधरी वगैरह की कविताएं थी, बाद में धूमिल की भी कविताएं उसी से जुड़ी। तो अब इस पीढ़ी से अपना डिपार्चर लेना, अपना प्रस्थान बनाना आसान काम तो नहीं था, लेकिन राजेश जी की पीढ़ी ने क्या किया कि यहां से पूरी तरह से कविता को शिफ्ट किया। राजेश जी को पूरा आप पढ़ जाइए और राजेश जी की पूरी पीढ़ी के कवियों को पढ़ जाइए, उसमें आपको कोई भी ऐसे प्रतीक नहीं मिलेंगे जिनमें जरा सा भी अश्लीलता का स्पर्श हो। यानी कि राजकमल चौधरी वगैरह के यहाँ या धूमिल के यहाँ भी, धूमिल राजनीतिक चेतना के भी कवि हैं,
लेकिन तमाम सारे यौन बिंब और प्रतीक आपको वहां पर मिलेंगे। लेकिन 8वें दशक के कवियों में और खास करके राजेश जोशी के यहाँ इस तरह कोई बिंब आपको नहीं मिलेगा। बावजूद इसके कि 8वें दशक के कवियों ने के भीतर एक राजनीतिक चेतना है। और ये महत्वपूर्ण है। ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि अपने बातचीत के शुरू में मैंने कहा था कि राजेश जोशी जब आते हैं, और खास करके राजेश जोशी, मैंने इसलिए मैं रेखांकित ये करना चाहता हूं कि 8वें दशक में भी राजेश जोशी ने जितना लिखा है अपनी परंपरा के कवियों पर, उतना शायद अन्य लोगों ने नहीं लिखा है। तो उन्होंने एक ये बनाया कि जो हमारे कवि होंगे वो कौन होंगे। हमारे कवि होंगे त्रिलोचन होंगे, हमारे कवि नागार्जुन होंगे, हमारे कवि मुक्तिबोध होंगे ना, हमारे कवि शमशेर होंगे, हमारे कवि केदारनाथ अग्रवाल होंगे। ये जो पंच महाभूत हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इसको उन्होंने रेखांकित किया। और ये पंच महाभूत राजेश जी का शब्द है। यानी कि 8वें दशक में जो पीढ़ी आ रही है, वो पीढ़ी अपने आप को कोरिलेट कर रही है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह से। वो अपने से तुरंत पहले की पीढ़ी, जिसमें कुंवर नारायण है, जिसमें रघुवीर शाह है, जिसमें केदारनाथ सिंह है, प्रभाव का स्तर हो सकता है कि वो शिल्प के स्तर पर और दूसरी तमाम सारी चीजों पर प्रभाव ग्रहण कर रही हो, लेकिन उसके लिए जो काव्य संवेदना है वो तो इन कवियों के थ्रू आना है। तो 8वें दशक के कवियों ने, और विशेष करके राजेश जोशी ने, अपने लिए इन कवियों का नए सिरे से आविष्कार किया। यानी कि अब वही त्रिलोचन नहीं। आप कल्पना करिए कि ये जो अकविता आंदोलन जब आया, या ये जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट आया, या उसके पहले, तो त्रिलोचन कहाँ है? 87 में त्रिलोचन 70 साल के होते हैं, तो आलोचना जरूर विशेषांक निकालती है। लेकिन 87, आप सोचिए कि प्रगतिशील मूवमेंट कब शुरू हुआ, उसके बाद प्रयोगवाद, नई कविता वगैरह का दौर आ गया, साठोत्तरी कविता आई और तमाम सारी, लेकिन ये कभी कहीं कहीं पीछे रहे। तो राजेश जोशी की पीढ़ी ने इन कवियों का एक प्रकार से पुनराविष्कार किया। और जो 90 के बाद के कवि जो लोग लिख रहे थे, उनके सामने एक नया त्रिलोचन, एक नए नागार्जुन, एक नए शमशेर के रूप में आपके सामने आए। आपको लगने लगा कि यही हमारे पुरखे हैं, कवि हैं, जिनसे हमारा जुड़ाव होना है। साथ साथ मैंने कहा कि निराला, 8वें दशक के कवियों में निराला पर दो बहुत महत्वपूर्ण लेख, एक अरुण कमल का है जो उनकी अंतिम, निराला की अंतिम कविता पर लिखा गया लेख है, कविता और समय में शामिल है, और दूसरा मैंने कहा कि राजेश जोशी का लेख। निराला को बार बार पढ़ते हुए, बार बार अध्ययन करने के उपरांत नए नए सूत्र तलाशने की कोशिश। शमशेर कहते हैं ना कि निराला क्या है? शघंतम की आंख है। तो 8वें दशक के कवियों के लिए भी जो 87-88 से लेकर के और बहुत सारा जो परिवर्तन हो रहा था, वो इन पांचों कवियों के साथ साथ निराला से अपने को जोड़ते हैं। तो ये एक बड़ा उपक्रम है इस पीढ़ी का, और उसमें मैंने कहा कि राजेश अगुआ हैं इन तमाम सारी चीजों के, और इसलिए समकालीन जो कविता है, जो पिछले 4-5 दशक की कविता है, उसमें राजेश की कविताओं ने, राजेश जोशी के विचारों ने, उनके लेखों ने इसको बहुत गहरे प्रभावित किया है। तो एक तो ये कविता के स्तर पर एक और जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और ये राजेश की अपनी कह लीजिए कि खासियत है, वो ये है कि एक आख्यान का पुनर्वास राजेश जोशी ने किया। राजेश जोशी की कविता की बहुत बड़ी खासियत क्या है? आप देखेंगे कि जो विषय उठाते हैं, उन विषयों में ज्यादातर आपको एक ऐसा एक कथा तत्व आपको बार बार मिलेगा। कविता में आख्यान का पुनर्वास 8वें दशक के बाद ये राजेश जोशी के मार्फत ही संभव हो पाया। आख्यानात्मकता कभी जो है द्विवेदी युग में खंड काव्य वगैरह लिखे जाने में, या महाकाव्य वगैरह लिखे जाने में, या लंबी कविताओं के अनुक्रम में हुई,
लेकिन जीवन की दैनंदिन समस्याओं को भी, जीवन में साधारण चीजों के बारे में भी बात करते समय आप इस प्रविधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात आप राजेश जोशी से सीख सकते हैं। और ये मैंने कहा कि शुरू से तो एक तो आख्यानात्मकता का पुनर्वास राजेश जोशी ने किया, और दूसरा मैंने कहा कि ये जो एक राजेश जोशी कविता की एक मैंने कहा कि और एक बड़ी विशेषता वो ये है कि लगातार वो चाहे वो अपने समय के समानांतर पिछले कई बार मुझे लगता है कि पिछले 4 दशक के समय का अगर किसी को इतिहास लिखना हो, आप याद करिए कि देश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, भोपाल गैस त्रासदी, किसकी कविता आपको याद आती है? 8वें दशक के कवियों में राजेश जोशी की कविता आपको याद आएगी। मेरठ 87, राजेश जोशी की कविता आपको याद आती है। सितंबर 88-89 मारे जाएंगे, देश में बढ़ता हुआ जो सांप्रदायिक उन्माद है और उसकी जो बीज बपन चल रहा है, उसको वो शिनाख्त करते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही आप जाएंगे, अभी कारपोरेट आ रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, कितनी खूबसूरत कविता कारपोरेट, मतलब छोटे छोटे जो हमारे खेत हैं वो नहीं रह जाएंगे, और उसका ये एक दूसरा रूप जो अभी दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें राजेश जोशी के यहाँ आ रही हैं। तो यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, कारपोरेट का पूरा जो जैसे जैसे आपका समय बदल रहा है, आपके यहाँ जो ये विकास का एक जो नया ग्लोबल मॉडल आ रहा है, उसके बरक्स, उसके साथ साथ, उसके समानांतर राजेश जोशी की भी कविता लगभग आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे रेल की पटरियों के मानिंद एक तरफ देश, एक तरफ ये कविता चल रही है, दोनों को पैरेलल लगभग रखते हुए आप एक इतिहास इससे लिख सकते हैं। इसलिए राजेश जोशी की कविता बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इन सब के बावजूद मैं हमेशा ये कहता हूं, कई बार हम क्या करते हैं कि किसी भी अपने महत्वपूर्ण कवि को किसी एक बातचीत में रिड्यूस कर देते हैं। जैसे राजेश जोशी राजनीतिक चेतना, प्रतिरोध की चेतना के महत्वपूर्ण कवि हैं, ये कहना और ये केवल कहना, ये राजेश जोशी की कविता के साथ अन्याय भी होगा। यानी कि जो एक पोएट्री का जो एक पोएट्री की एक जो स्वायत्त दुनिया है, मैं फिर से इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि क्योंकि बहुत सारे लोग कला और स्वायत्त इन शब्द का जैसे ही आप प्रयोग करते हैं तो लोग उखड़ जाते हैं। मैं आपको बराबर ये कहता हूं कि राजेश जोशी ने कविता के ढांचे में बहुत परिवर्तन किया है। कविता की जो स्वायत्त दुनिया है, उसके टूल्स, उसके औजारों में बहुत व्यापक परिवर्तन किया है। कोई ऐसा संग्रह नहीं है। आप देखिए चांद पर, चांद राजेश का बहुत प्रिय बिंब है। चांद मुक्तिबोध के यहां था, चांद का मुंह टेढ़ा है। 8वें दशक के किसी भी कवि में चांद को लेकर के इतने इमेजेस नहीं मिलेंगे। चांद और बिल्लियां, और चांद वो जो चंद्रबिंद लगाता हूं ना, चांद की वर्तनी, तो इस तरह से पहले संग्रह से लेकर के और जित तक में वो चांद को लेकर के उनकी कविताएं आपको मिलेंगी। और ये केवल चांद नहीं, जीवन के अतरे कोने में पड़े हुए ऐसी चीजें जो कविता का विषय हो सकती है, वो राजेश जोशी ने पहली बार संभव की। जैसे सहायक क्रियाएं, जैसे इत्यादि, जैसे अतिरिक्त चीजों की माया, जैसे नील कटर, ये सारी कविताएं ऐसी कविताएं हैं जिनको आप कोट अनकोट केवल राजनीतिक और प्रतिरोध की चेतना की कविताओं के हिस्से में नहीं रखेंगे। सही बात कही जाती है, नागार्जुन के यहां भी ऐसी बहुत सारी कविताएं मिलेगी। राजनीतिक चेतना के गंभीर कवि होने के साथ साथ उनके पास भी कालिदास, सच बतलाना जैसी कविता थी। तो राजेश के यहां भी कला के मान मूल्यों पर, उसकी कविता के जो आंतरिक दुनिया है, जो आभ्यंतर है, उसको बदलने की जो तमाम सारी कविताएं, प्रक्रियाएं हैं, वो आपको मिलेंगी।
एक कविता में कहते हैं, कई चोर गलियां निकलती हैं मेरी गलियों से, जो ले जा सकती हैं सबसे छिपा कर, रखी कब की एक अज्ञात दुनिया तक। कई चोर। तो आपको ये देखना होगा कि एक पोएट, एक कवि का जो संसार है, एक कवि की जो दुनिया है, वो कहां कहां तक जा रहा है। मैंने अपनी बातचीत एक बंजारन से शुरू की थी। ये जो कविता की जो दुनिया है, उसमें एक लेखक किस तरह से एक फ्लोरिश करता है अलग अलग दिशाओं में। तरफे रखे एक सुखन चार चार मीर, क्या क्या कहा करे जबाने कलम से हम। तो कई तरफे हैं, आप केवल एक तरफ को पकड़ेंगे तो बाकी तीन तरफ आपसे छूट जाएगा। तो राजेश जोशी को पढ़ते समय मुझे लगता है ये आप जरूर ध्यान में रखें। कवि का काम जो कविता है, उसकी कुछ पंक्ति है, उसकी चर्चा मैं कह रहा था कि मैं शुरू में करूंगा, लेकिन अब वो समय आ गया जब मैं उस कविता की चर्चा करूं। बहुत महत्वपूर्ण कविता लगती है, और जो बात मैं अभी कह रहा हूं इसी संदर्भ में ये महत्वपूर्ण लगती है। दिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं, एक कवि को करने होते हैं ऐसे कई पेचीदा काम। मसलन बहुत सारे कठिन कामों में एक कठिन काम है नदियों की कलकल करती आवाजों का अनुवाद करना। एक कवि कैसे करेगा ये? नदियों की कलकल करती आवाजों का अनुवाद करना। पेड़ों के हहराने और हजारों प्रजातियों की चिड़ियों के चहचहाने का अनुवाद करना। ये पोएट्री में कैसे संभव होगा? और चुप के लिए ऐसे शब्द को ढूंढ निकालना कि शब्द में लिखे जाने के बाद भी वह चुप ही लगे। इसके लिए बहुत महीन हुनर की जरूरत होती है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजेश जोशी को पढ़ते समय आपको बराबर इस महीन हुनर से आपका साबका पड़ेगा। तो ये जो महीन हुनर है, ये हुनर तो राजेश के यहाँ एक कविता का हुनर है। ये कवि की वर्तनी का हुनर है, जिसको राजेश लगातार अपनी कविता के मार्फत आपको बताते हुए चलते हैं। बहुत सारी कविताएं आप सब, जैसे बर्बर आखिर बर्बर ही थे, या जैसे झुकता हूं उस तरह नहीं, जैसे किसी चापलूस की आत्मा, बहुत सारी कविता आपको। राजेश जोशी अपनी पीढ़ी के ऐसे कवि हैं, अगर आप किसी से भी जो भी कविता से जिसका भी ताल्लुक है, आप पूछेंगे 5-10 कविता वो बता दे तो जरूर बता देगा। और भी बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा बता सकते हैं। तो राजेश की कविताओं ने 8वें दशक के बाद की कविता के भी मिजाज को बदला। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक जगह विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, और बहुत अच्छा वाक्य है, कि आप कल्पना करें कि ये जो गीतों का दौर जब खत्म हुआ, तो गीत के दौर में तो बच्चन जी से लेकर के दिनकर जी, और बाद में तो मतलब, और उस समय तो निराला मुखचंद और छंद दोनों में बहुत अच्छा पढ़ते थे। तो मंच से कोई इतना अच्छा कम्युनिकेट कर सकता होगा, तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा कि राजेश जोशी जैसा जो पाठ करने वाला व्यक्ति है, और गीतों की दुनिया में जाकर के वो अपनी बात को जमा ले जाए, ऐसा पाठ, ऐसी संप्रेषणीयता किसी और दूसरे में नहीं है। तो राजेश जोशी इस तरह के पोएट हैं। कम लोग हैं जिनकी कविता के साथ साथ उनका पाठ भी बहुत सुंदर है। और तो राजेश जी का जो कविता का पाठ है, वो हम सब लोग जानते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये कुछ बातें हैं। और मैं अभी देख रहा हूं कि अरुण शीतांश कह रहे हैं कि आपने कहा कि आख्यानात्मक है उनकी कविता, यानी विवरण से संबंध है। ब्यौरे और विवरण का संबंध आख्यान से हो ही जरूरी नहीं। आख्यान का मतलब एक कथा तत्व। और हम ये ना भूले कि राजेश जोशी ने कहानियां लिखी हैं अच्छी खासी तादाद में।
और ये आख्यानात्मकता में के साथ साथ नाटकीयता भी आपको उनके यहाँ बहुत मिलेगा, और नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। तो ये चीजें हैं। और तो अंत में मैं जो मुझे लगता है कि शायद लंबी बातचीत हो गई है, थोड़ी आवाज भी मेरी थोड़ा टूट रही है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि राजेश जोशी की कविताएं एक ऐसे जेवर की तरह हैं जिन्हें सहेज कर कोई भी अपने साथ रखना चाहेगा, और कम से कम हमारी पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी वो तो जरूर ही रखना चाहेगी। और जैसा राजेश जी ने कहा है कि चेहरा भी एक पता है, तो राजेश जी की कविता का भी अपना एक अलहदा चेहरा है। और आप जब भी 8वें दशक किसी कवि को भी अगर आप पढ़ें तो उसमें से राजेश जोशी की कविता आपको अलग से ही पहचान में आ जाती है। एक बात और मुझे जो लगती है कि कभी भी जिसको कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी, उस दिशा में राजेश कभी गए ही नहीं। एक पॉजिटिव कैपेबिलिटी का साक्ष्य है उनकी समूची कविताएं। संस्कृत काव्य शास्त्र में एक शब्द चलता था, कारित्री प्रतिभा। तो कारित्री प्रतिभा यानी कि एक क्रिएटिव जो राइटिंग्स है, वो उस प्रतिभा के साथ राजेश जी हमारे बीच में आते हैं। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और अब मैं कुछ कविताएं राजेश जी की पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। ज़्यादा नहीं, 4-5 कविताएं। प्रेम शंकर शुक्ला जी कह रहे हैं, मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, और कह रहे हैं कि आप अच्छा बोल रहे हैं। अरुण सीतांश लगातार लिख रहे हैं। तो ये सारे जो मित्र हैं, अरुण जी हैं, बसंत जी दिखाई दे रहे हैं, और भी जो मित्र हैं, और उन सभी को इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो मैं उन सबका बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आभार व्यक्त करता हूँ कि वो सब लोग जुड़े हैं। और हम सब राजेश जी के हीरक जयंती के अवसर पर ये बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ कविताएं उनकी सुना दूं। ये जो संग्रह है मेरा मेरे पास, ये मैं जित से कुछ कविताएं आपको सुनाता हूं। जिद में एक कविता है, ये जिद में एक कविता है, जिद में एक कविता को हम लेते हैं, जिद ही पहले, जिद पहली कविता है। या ये कविता, एक दूसरी कविता मैं लेता हूं, अधेरे के बारे में कुछ वाक्य। और ये राजेश जी पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर उसका पाठ होता है। और ये इधर के कविताओं में काफी चर्चित कविता उनकी रही है। अधेरे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह किताब पढ़ना नामुमकिन बना देता था। अधेरे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह किताब पढ़ना नामुमकिन बना देता था। पता नहीं शरारतन ऐसा करता था या किताब से डरता था। उसके मन में शायद यह संशय होगा कि किताब के भीतर कहीं रोशनी कहीं न कहीं छिपी हो सकती है। उसके मन में शायद यह संशय होगा कि किताब के भीतर कोई रोशनी कहीं न कहीं छिपी हो सकती है। हालांकि सारी किताबों के बारे में ऐसा सोचना एक किस्म का बेहुदा सरलीकरण था। ऐसी किताबों की संख्या में दुनिया में कम नहीं जो अंधेरा पैदा करती थीं और उसे रोशनी कहती थीं। रोशनी के पास कई विकल्प थे, जरूरत पड़ने पर जिनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। जरूरत के हिसाब से कभी भी उसको कम या ज्यादा किया जा सकता था। जरूरत के मुताबिक पर्दों को खींचकर या एक छोटा सा बटन दबाकर उसे अंधेरे में भी बदला जा सकता था। एक रोशनी कभी कभी बहुत दूर से चली आती थी हमारे पास। एक रोशनी कहीं भीतर से, कहीं बहुत भीतर से आती थी और दिमाग को एकाएक रोशन कर जाती थी। एक शायर दोस्त
रोशनी पर भी शक करता था। अद्भुत लाइन है। एक शायर दोस्त रोशनी पर भी शक करता था, कहता था उसे रेशा रेशा उधेड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। एक शायर दोस्त रोशनी पर भी शक करता था, कहता था उसे रेशा रेशा उधेड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। अधिक रोशनी का भी चकाचौंध करता अंधेरा था। अंधेरे से सिर्फ अंधेरा पैदा होता है, यह सोचना गलत था। लेकिन अंधेरे के अनेक चेहरे थे। पावर हाउस की किसी ग्रिड के अचानक बिगड़ जाने पर कई दिनों तक अंधकार में डूबा रहा देश का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन इससे भी बड़ा अंधेरा था जो सत्ता की राजनीतिक जिद से पैदा होता था। आप ध्यान दें इन पंक्तियों पर। लेकिन इससे भी बड़ा एक अंधेरा था जो सत्ता की राजनीतिक जिद से पैदा होता था, या किसी विश्व शक्ति के आगे घुटने टेक देने वाले गुलाम दिमागों से। एक बौद्धिक अंधकार मौका लगते ही सारे देश को हिंसक उन्माद में झोंक देता था। अंधेरे से जब बहुत सारे लोग डर जाते थे और उसे अपनी नियति मान लेते थे, कुछ जिद्दी लोग हमेशा बच रहते थे समाज में, जो कहते थे कि अंधेरे समय में अंधेरे के बारे में गाना ही रोशनी के बारे में गाना है। वे अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाते थे। अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था। ये कविता बहुत महत्वपूर्ण कविता है। और ये जैसे मैंने कहा कि अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुत बड़ी रचना है। और अंधेरे में, या इस अंधेरे के बारे में जो कुछ वाक्य है, ये हमारे समय की एक कह लीजिए कि एक जो अपराजेय व्यवस्था है, उस अपराजेय व्यवस्था के भीतर एक संकल्प और ऊर्जा जो पैदा हो सकती है कि अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था कि वे अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाते थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी और इसलिए ये कविता आपके सामने रखी। मैं अगली कविता, एक बहुत ही खूबसूरत कविता जो बिल्कुल एक अलग मिजाज की है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। उस कविता है बेटी की विदाई। थोड़ा सा मैं बेटी की विदाई कविता है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये कविता जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मुझे लगा कि राजेश की कविताओं के मिजाज से बिल्कुल एक अलग मिजाज। जैसे एक ह्यूमन साइकोलॉजी को, एक दोस्त के मनोविज्ञान को जिस तरह से लगभग कह लीजिए कि एक चुपके से जैसे किसी को देखे और पकड़ ले, उस मनोविज्ञान को इस कविता में पकड़ने की कोशिश है। बेटी की विदाई अद्भुत कविता है। मैं आपके सामने इसका पाठ करता हूं। वे तीनों अलग अलग शहरों से चौथे दोस्त की बेटी के ब्याह में आए थे। वे तीनों अलग अलग शहरों से चौथे दोस्त की बेटी के ब्याह में आए थे और कई दिनों बाद इस तरह इकट्ठे हुए थे। वे तीनों अलग अलग शहरों से चौथे दोस्त की बेटी के ब्याह में आए थे और कई दिनों बाद इस तरह इकट्ठे हुए थे। इस समय जब दोपहरी लगभग ढल रही थी, तीनों घर के सामने एक पेड़ की छांव में बैठे हुए थे और चौथे की बेटी की विदाई हो रही थी। वे तीनों अलग अलग शहरों से चौथे दोस्त की बेटी के ब्याह में आए थे और कई दिनों बाद इस तरह इकट्ठे हुए थे। इस समय जब दोपहर लगभग ढल रही थी, तीनों घर के सामने एक पेड़ की छांव में बैठे हुए थे और चौथे की बेटी की विदाई हो रही थी। अभी कुछ देर पहले तक वे हंस रहे थे और आपस में बतिया रहे थे। अब चौथे की बेटी लगभग घर के दरवाजे पर आ पहुंची थी और रस्म के अनुसार कोई मखाने और पैसे फेंक रहा था। बेटी कभी मां के और कभी भाई के गले लगकर रो रही थी। चौथा उसे अपनी एक बांह के घेरे में लिए था। चौथा उसे अपनी एक बांह के घेरे में लिए था।
वह अपने को संयत रखने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंख की कौरें बार बार भीग जाती थीं। वह रूमाल को चश्मे के कोनों के पास लाकर चुपके से उन्हें पोंछ लेता था। वह घर के सामने बैठे तीनों दोस्तों की ओर देखने से बच रहा था। वह घर के सामने बैठे तीनों दोस्तों को देखने से बच रहा था। तीनों दोस्त एकाएक चुप से हो गए थे, जैसे अचानक उनकी सारी बातें खत्म हो गई हों। इनमें से एक की बेटी का ब्याह 10 दिन बाद था और दूसरे की बेटी का 11 दिन बाद। थोड़ी देर पहले दोनों इसी बात पर अफसोस कर रहे थे कि वे शामिल नहीं हो पाएंगे एक दूसरे की बेटी के ब्याह में। तीसरे की बेटी अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। चौथे की बेटी लगभग घर की देहरी तक आ चुकी थी। आप देख रहे हैं कि एक चौखट पर, उसके बाद घर की देहरी पर। चौथे की बेटी लगभग घर की देहरी तक आ चुकी थी। तीनों दोस्त बीच बीच में चौथे की तरफ देखते थे। चौथा तीनों से अपनी आंख चुरा रहा था। तीनों में जो सबसे ज्यादा अनुभवी था कह रहा था कि अभी तो चौथा अपने को बहुत संभाले हुए है, लेकिन विदा के बाद इसे संभालना होगा। तीनों दोस्त चुप थे और एक दूसरे से अपना रोना छिपा रहे थे। तीनों दोस्त चुप थे और एक दूसरे से अपना रोना छिपा रहे थे। तीनों एक दूसरे से नजर चुराते हुए किसी न किसी बहाने चुपचाप पोंछ लेते थे बार बार भीग जाती आंखों की कौरों को। चौथी की बेटी की विदाई में देख रहे थे तीनों अपनी अपनी बेटी को विदा होते। चौथे की बेटी की विदाई में देख रहे थे तीनों अपनी अपनी बेटी को विदा होते। तुमने देखा है कभी बेटी के जाने के बाद का कोई घर? जैसे बिना चिड़ियों की सुबह, जैसे बिना तारों का आकाश। बेटियां इतनी एक सी होती हैं कि एक की बेटी में दिखती है दूसरे को अपनी बेटी की शक्ल। चौथे की बेटी जब बैठ कर चली गई कार में, तो लगा जैसे ब्रह्मांड में कोई आवाज नहीं बची। एकाएक अपनी उम्र लगी हम सबको, अपनी उम्र से कुछ ज्यादा। ये है बेटी की विदाई। अब आप देख रहे हैं कि कहाँ एक तरफ अभी जो मैंने अंधेरे के बारे में कुछ वाक्य पढ़ा, और दूसरी तरफ बेटी की विदाई, बिल्कुल एक अलग रेंज, एक दूसरी दुनिया की कविता। तो ये लगातार आपको इस तरह की कविताएं राजेश जी के यहाँ मिलेंगी। एक कविता है इत्यादि, मैं पढ़ना चाहता हूं। मिल जाए तो 90। जगदीश भगत जी जुड़े हुए हैं और भी मित्र। इत्यादि जो कविता है वो इसलिए महत्वपूर्ण लगती है कि आप देखें कि ये जो लोग हैं, ये जो जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, जबकि वही सब कुछ चलाते हैं, वही एक बड़ा आधार है हमारे जीवन का। तो इस बारे में एक कविता, जैसे कहते हैं कि कविता केंद्र में नहीं परिधि पर होती है। इस कविता को आप देखें। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते थे। इत्यादि भाव ताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे
तब उनके वो नाम भी हमें बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे, कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे जिनसे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिरफिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। तो ये कविता है इत्यादि, और आप देख रहे हैं कि मैंने हमेशा कहा कि राजेश जोशी की कविताएं पढ़ते समय आपको बराबर ये एहसास होगा कि राजेश जोशी की कविताएं ऐसी बहुत सारी अपरिचित और अप्रत्याशित जगहों तक जाती हैं जहां पर पूर्व में कविता गई नहीं है। यानी कि ऐसी अप्रत्याशित और अपरिचित जगहों से कविता को ले आते हैं राजेश जोशी, जहां इसके पहले ये लगता था कि क्या यहां भी कविता संभव है। तो जैसे चांद की वर्तनी ही कविता, सहायक क्रिया जैसी कविता, तो ये सारी कविताएं, अगर आप, सहायक क्रिया एक कविता है उनकी, बहुत महत्वपूर्ण कविता है, लेकिन वो आप देख लीजिएगा। एक कविता मैं और पढ़ना चाहता हूं, वो कविता है, आज उसकी चर्चा भी लोग कर रहे थे, लेकिन बड़ी उम्र में कार चलाना सीखने के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि कविता वो कहां से ले आ रहे हैं, बड़ी उम्र में कार चलाना सीखने के बारे में। लेकिन जो कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि एक कविता और आपके लिए, कहाँ गया इसका, एक कविता है प्रजापति कविता। वो मैं इसलिए रखना चाह रहा हूं क्योंकि वो कविता अभी इसकी चर्चा मैंने की थी, और ये कविता मुझे बहुत पसंद है। चीजों का हूबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि यथार्थवाद या एक रियलिज्म, कविता दरअसल यथार्थ का एक पुनर्रचित यथार्थ है। हर महत्वपूर्ण कवि के यहाँ आपको ये मिलेगा। इसलिए यथार्थ उसी तरह से नहीं आएगा जैसा आपको दिखता है। कवि क्या करता है कि कभी कभी जो आने वाले समय में भी जो बहुत सारी चीजें हैं जो यथार्थ के धरातल पर घटित हो सकती हैं, उनको वो पहले से ही भांप करके यथार्थ के धरातल पर लाता है, और जो बीता हुआ यथार्थ है उनको वो पुनर्रचित करता है। तो चीजों का हूबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। मैं चाहता हूं मेरा फटा पुराना जूता भी दिखे वहां, पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह, एक साबुन की तरह दिखे मेरी आत्मा, छोटी छोटी विकृतियां और अंतर विरोध भी दिखे वहां, फूली हुई नसों वाले राक्षसों से इतने विभत्स और दैत्याकार कि आसानी से की जा सके उनसे घृणा, की जा सके नफरत। मुझे पसंद है वह विदूषक जो मंच पर आने से पहले ही रंग लेते हैं अपना पूरा चेहरा। मुझे पसंद है वह विदूषक जो मंच पर आने से पहले ही रंग लेते हैं अपना पूरा चेहरा। मैं चाहता हूं बेहद थका और उबा हुआ फोरमैन भी जब अपने घर में घुसे तो बदल जाए तत्काल उसका चेहरा अपनी 5 बरस की बेटी के पिता की तरह। बदल जाए लोगों के चेहरे जब वे मेरी कविता में आए। हीरे की तरह चमकती हुई दिखे लोगों की बहुत छोटी छोटी अच्छाइयां
कि आत्महत्या करता आदमी पलट कर दौड़ पड़े जीवन की ओर चिल्लाता हुआ। कुछ नहीं है जीवन से ज्यादा सुंदर, जीवन से ज्यादा प्यारा, जीवन की तरह अमर। मैं चाहता हूं कि कविता के भीतर फैली आसमान की टेबल पर मैं जब सूरज के साथ चाय पी रहा हूं एक विशाल समुद्र की तरह दिखे मेरा कप। आप देखें जो अ, अ, बिंब वगैरह हैं जिस तरह के आते हैं राजेश जी के यहाँ, कितना विराट बिंब है। मैं चाहता हूं कि कविता के भीतर फैली आसमान की टेबल पर मैं जब सूरज के साथ चाय पी रहा हूं एक विशाल समुद्र की तरह दिखे मेरा कप। ये आज से लगभग 1387 में लिखी हुई कविता है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूं और आप सब दोस्त जो जुड़े उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जन सुलभ पुस्तकालय ने ये अवसर उपलब्ध कराया कि मैं राजेश जोशी के हीरक जयंती के अवसर पर आपके सामने कुछ अपनी बातें साझा कर सकूं। इसके लिए जन सुलभ पुस्तकालय का और उसके कर्ता धर्ता अर्पण कुमार जी का बहुत बहुत आभार। यहाँ जो मित्र जुड़े जिनके नाम मैं देख पा रहा हूँ और जिनके चेहरे मैं पहचान पा रहा हूँ, बसंत भाई, अरुण जी, जगदीश भगत, उदय भान पांडे, अर्पण और भी कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, मैं नाम में नहीं देख पा रहा हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में एक बार फिर से मैं राजेश जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से प्रेषित करता हूँ कि वे लंबे समय तक हमारे बीच रहें, वो शतायु हों और उनकी जो कह लीजिए कि उनका जो एक आशीष है, एक जो उनका स्नेह है और कविता के बारे में जो उनकी दृष्टि है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती रहें और इसी तरह से हमारा एक रागात्मक जो संबंध है उनसे, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी में ऐसे कवि हैं जो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, जो बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं। आप उनके साथ किसी भी जगह जाकर के चाय पी सकते हैं, कभी भी बातचीत कर सकते हैं। किसी तरह का उनमें आपको एक इलिटिज्म आपको नहीं दिखता, किसी तरह का कोई आपको उनके भीतर कोई ऐठन नहीं दिखती, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक उनके व्यक्तित्व की जो खूबी है, हमेशा हंसमुख चेहरा उनका। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे बीच में है, एक कविता का इतना खूबसूरत व्यक्तित्व, वो हमेशा हम लोगों के साथ रहे। इसके लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।